Welcome back everyone, and today we are back with the next lecture, that is the lecture number 12 from the chapter Newton's laws of motion। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम लाए हैं दैट इज ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाली प्रॉब्लम्स। ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाली प्रॉब्लम्स में क्या होता है बेटा, इसमें एक सरफेस के ऊपर पहले एक ब्लॉक रख देते हैं हम लोग और फिर उसके ऊपर एक और ब्लॉक रख देते हैं एंड देन किसी एक ब्लॉक पर फोर्स लगाई जाती है। सपोज मैंने इस वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाई है। फोर्स लगाने के बाद या तो ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव ना करें। आप ऊपर वाले ब्लॉक पर भी फोर्स लगा सकते हैं, तो हो सकता है ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाने से या तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव ना करें या नीचे वाला ब्लॉक बिल्कुल भी मूव ना करें। ये सारे कंडीशंस आज हमें चेक करने हैं और ये भी देखना है कि अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करें तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है। कई बार इस कंडीशन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करें उसके लिए मिनिमम फ्रिक्शन या मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों सरफेसेस के बीच में कितना होना चाहिए। ये सब चीजें कैसे कैलकुलेट होती हैं। टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है देखने में, लेकिन अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आते हैं और फ्रिक्शन की पूरी नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो हमारा फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो आप इस चीज को विद द नॉलेज ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम आसानी से सीख लोगे। कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं इसमें, ठीक है। आइए स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल के साथ इसको हम देखेंगे और फिर जो हम दो ब्लॉक्स के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं फिर इस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर जाते हैं। ब्लॉक ओवर ब्लॉक, तीन ब्लॉक ऊपर नीचे रखने के बाद इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो भी देखना है और ये लेवल हो जाता है जेईई एडवांस का। तो आज के क्वेश्चंस मेनली नीट लेवल, जेईई मेंस लेवल और जेईई एडवांस लेवल को आज की क्लास हमने डिजाइन की है। 11th क्लास में भी कई बार ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अगर 11th क्लास में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ दो ब्लॉक्स के लेवल पर ही पूछा जाएगा और उसमें भी वन ऑफ द सर्फेसेस विल बी स्मूथ, सो दैट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल में इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक की प्रॉब्लम को और नीचे वाला सर्फेस हम यहाँ पर स्मूथ लेने वाले हैं। फिर नीचे वाले सर्फेस को भी रफ कंसिडर करेंगे और चीजें देखेंगे कैसे बदल जाने वाली हैं। तो देखिए स्क्रीन पर ऑलरेडी आपके सामने एक डायग्राम है। यहाँ पर हमारे पास एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, बड़ा वाला ब्लॉक है ऑफ मास कैपिटल एम, उसके ऊपर एक और ब्लॉक है, छोटा ब्लॉक है ऑफ मास स्मॉल एम। दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो सरफेस है वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है और नीचे वाले सरफेस के साथ जो ब्लॉक रखा हुआ है वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है। फिर उसके बाद हमने नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा दी है कैपिटल एफ। अब हम चेक करेंगे कि आगे डायनामिक्स किस तरह से होगी, क्या ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे या अलग अलग मूव करेंगे। ये सब चीजें किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को। तो टॉपिक नंबर स्टार्ट होने वाला है मेरा, टॉपिक नंबर 18। आपको याद होगा ऑलरेडी वी हैव डन 17 टॉपिक्स, तो टॉपिक नंबर 18 है लेकिन लेक्चर नंबर इज 12। और अगर फ्रिक्शन का आपने बेसिक लेक्चर नहीं लिया है तो आप अभी यूट्यूब पे सर्च कर लें ऊपर फिजिक्स सीखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा जहां पर मैंने फ्रिक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। उनको किए बगैर इस वाले लेक्चर को बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करो। अगर आपको फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट आते हैं देन यू आर वेलकम विद मी एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए देखिए, तो डायग्राम क्लियर है। नीचे वाले सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है कैपिटल एम मास का, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है स्मॉल एम मास का, ठीक है। नीचे वाले ब्लॉक को हम कैपिटल एफ फोर्स से खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। दो ऊपर वाले दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है और नीचे μ2 है। अभी μ2 को 0 मान लेते हैं, अभी के लिए μ2 को 0 मान लेते हैं, मतलब नीचे वाला सरफेस हमने स्मूथ कर लिया है। और अब हमें चेक करनी है कंडीशन सो दैट द टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर। एक ऐसी कंडीशन देखनी है कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करें। तो अब अगर मैंने नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाई हुई है तो आपको सबसे पहले सोचना है कि ऊपर वाला ब्लॉक मूव क्यों करेगा। देखो ब्लॉक है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक है, नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाई है तो ऊपर वाला ब्लॉक मूव क्यों कर रहा है, उसको कौन फोर्स लगा रहा है। The answer is simple, it is because of the friction force between the two blocks। क्योंकि दोनों ब्लॉक्स के बीच का सरफेस रफ है इसलिए ऊपर वाला ब्लॉक भी मूव कर रहा है। इट मींस उसको मूव करने में फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है। तो एक वो मिसकॉन्सेप्ट यहां से आप अपने माइंड से निकाल सकते हो कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। ना ना ना, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन की बेसिक डेफिनेशन है कि इट इज दैट फोर्स व्हिच अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो वो रिलेटिव मोशन को अपोज करने में किसी एक ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज कर सकता है और दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को फेवर कर सकता है। ऐसी है फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां पर भी देखो यही हो रहा है। जब मैं नीचे वाले ब्लॉक को फोर्स लगाता हूं तो जब वो मूव करता है, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक को तो कोई भी फोर्स नहीं लगी है, लेकिन सरफेस इन दोनों के बीच में रफ है। अगर सरफेस इन दोनों के बीच में रफ है तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी ऊपर वाले नीचे वाले ब्लॉक पर पीछे की तरफ।
क्योंकि फ्रिक्शन क्या चाहेगा, इसके मोशन को रोकना रिलेटिवली टू द अपर सरफेस। अपर सरफेस के रिलेटिवली नीचे वाला सरफेस जो है वो आगे बढ़ना चाहता है, तो फ्रिक्शन इस पे लग जाएगी पीछे की तरफ। लेकिन जब फ्रिक्शन इसमें पीछे की तरफ लगेगा तो फ्रिक्शन वाली फोर्स या फोर्सेस डू अकर इन पेयर्स, याद है ना आपको। अगर नीचे वाले सरफेस पर वो पीछे लग रही है तो ऊपर वाले सरफेस पे ये फोर्स आगे लगेगी, और आगे लगेगी तो ये ऊपर वाला सरफेस भी साथ में इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से चल पड़ता है। अब वो क्या कंडीशन होगी कि ये साथ में ही चले। ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे वाला ब्लॉक आगे निकल जाए और पीछे वाला पीछे ही रह जाए। अभी भी नहीं निकला, देखो, मतलब एक लार्ज फोर्स चाहिए शायद, ये ऐसा पीछे वाला ब्लॉक ऊपर वाला ब्लॉक पीछे रह गया इस केस में। तो जब अगर फोर्स हम कुछ ज्यादा ही लार्ज लगा दें तो फिर ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाला ब्लॉक पीछे रह जाए या ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम रह जाए और नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए। तो अभी सबसे पहले हम चेक करेंगे इनके एक साथ चलने की कंडीशन को। बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप होता है कि आप जो दो सरफेसेस इन कांटेक्ट है ना, यहां पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है पहले उसे कैलकुलेट कर लो। स्टेप 1, एक एक स्टेप ध्यान से सुनते जाइए। स्टेप 1 इज कि इन दोनों के बीच में जो भी मैक्सिमम फ्रिक्शन है उसे कैलकुलेट कर लो। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर जो फ्रिक्शन है, चलिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम से सब चीजें आसान हो जाती हैं। एक एक चीज आज डिटेल में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास थोड़ी सी लेंथी भी हो जाए लेकिन ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा आज आपका, ठीक है ना। दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। वेट mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन n1 मान लीजिए इसका ऊपर लग रहा है, ठीक है। और इसको आगे बढ़ने के लिए जो फोर्स मिली है वो इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वही मिल रही है। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, F1, ठीक है। तो इस वाले ब्लॉक को ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ फील हुई होगी, F1, ठीक। और इसको आगे की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स हमने कैपिटल F लगाई हुई है, और इसका खुद का वेट mg है, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है तो उसका भी वेट एक्ट करेगा स्मॉल mg, और इन दोनों का बदले रिएक्शन मिलेगा इसको ग्राउंड से अपवर्ड n2 मान लीजिए उसको, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको क्या चेक कर लेना है, इस फ्रिक्शन की F1 फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। F2 फ्रिक्शन नीचे है नहीं यहाँ पर क्योंकि μ2 0 है, तो F2 हमने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है, अदरवाइज वो भी इस डायरेक्शन में F2 लग रहा होता। अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ओके। चलिए अब देखो, मुझे F1 की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू μ1, इन दोनों सरफेसेस के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 इंटू n1 होगी, और n1 की वैल्यू n1 इज इक्वल टू mg। देखो इधर ध्यान से आप देखते जाओ, n1 इज इक्वल टू mg, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होगा। तो मैं फाइनली कह सकता हूं F1 हो गया है μ1 m1g, ठीक है। सिर्फ यही फोर्स इसको फ्रिक्शन, इसको एक्सेलरेशन देगी इस डायरेक्शन में, मान लो a1। तो जब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा तो इसके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा। नाउ स्टेप 2, स्टेप 1 हो गया कि आप मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लो। अब स्टेप 2, जिस ब्लॉक पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मोशन होगा उस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी निकाल लो। तो अब मैं यहां पर न्यूटन से सेकंड लॉ लगाऊंगा इस ब्लॉक के लिए। अगर यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो यहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं F1 की मैक्सिमम वैल्यू यूज कर रहा हूं तो यहां से मुझे एक्सेलरेशन A1 की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। इसको चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक। तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो अभी अभी हमने कैलकुलेट कर ली है, μ1 m1g इज इक्वल्स टू मास इसका m1 है और A1 की मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है। m1 से m1 कैंसिल, तो A1 की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ गई है एंड दैट इज μ1g। इसको हम हाईलाइट करके रखेंगे, ओके। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस ब्लॉक आ चुकी है, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करें, उसके लिए ये वाली फोर्स की क्या कंडीशन हो सकती है। तो अगर इन दोनों को एक साथ मूव करना है तो ये एक साथ रहेगा पूरा सिस्टम। F फोर्स इस टोटल मास m प्लस स्मॉल m को एक साथ मूव करेगी, तो वो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, वो एक्सेलरेशन फिर यही होगा ना, ठीक है ना। देखो अगर इस फोर्स को आप धीरे धीरे बढ़ाओगे तो इस सिस्टम का मास इंक्रीज, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। आप सोचो ना,
दैट फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू A या A इज प्रोपोर्शनल टू F। जैसे जैसे आप F को इंक्रीज करोगे इधर से A बढ़ता जाएगा, लेकिन ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन का एक लिमिट है, वो उससे ऊपर कभी नहीं जाएगा और वो लिमिट ये रहा। ठीक, तो अगर आप उसके बाद भी इस फोर्स को इंक्रीज कर दो तो एक्सेलरेशन तो इंक्रीज होना चाहेगा सिस्टम का, लेकिन ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं होगा, तो फिर सिर्फ नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन इंक्रीज होना शुरू कर देगा। और फिर उसके बाद ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव नहीं कर पाएंगे, नीचे वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा, ऊपर वाला पीछे रह जाएगा। ठीक है ना, तो इट मींस कैपिटल F फोर्स की कोई मैक्सिमम वैल्यू होती होगी जिसके लिए ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मिस हो रहा है ना कहीं से समझ में आना, भैया यूट्यूब की क्लास का यही फायदा है कि आप इसको दोबारा से सुनिए, पीछे जाकर 5-10 मिनट पीछे जाओ फिर दोबारा सुनो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इस कैपिटल F फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू होती होगी जिसके लिए ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। अगर उससे ज्यादा इस कैपिटल F की वैल्यू हो गई तो नीचे वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा, ऊपर वाला ब्लॉक पीछे रह जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। तो अब अगर मुझे वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है कि मुझे टोटल सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए, यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर टोटल सिस्टम, फॉर कंप्लीट सिस्टम, किसी इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए नहीं। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो एक्सटर्नल फोर्स तो सिर्फ कैपिटल F लगेगी ना, तो इस पूरे सिस्टम के लिए नीचे वाला सरफेस स्मूथ है और ये वाला सरफेस इसका इंटरनल फोर्सेस बन जाएंगे। यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, F1 पीछे F1 आगे, ये दोनों फोर्सेस इंटरनल बन गई हैं। अगर आप इसको देखोगे, अगर इन दोनों ब्लॉक्स को पूरा सिस्टम मान के चलोगे तो F1 फोर्स यहाँ पीछे, F1 फोर्स यहाँ आगे, तो ये अगर आप इसको पूरा सिस्टम मान रहे हो तो ये F1 F2 आगे और पीछे वाली फोर्सेस इंटरनल बन गई ना अब तो उनको कंसिडर नहीं करना है, इंटरनल फोर्सेस कोई इफेक्ट नहीं डालते मोशन पर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स विल बी मास ऑफ द सिस्टम, कितना हो जाएगा? स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये मास ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो अभी अभी आपने निकाला है a max। तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स आ चुकी है टोटल मास ऑफ द सिस्टम m प्लस कैपिटल M, a max की वैल्यू μ1g। ये रिलेशन आपको मैक्सिमम वैल्यू फोर्स देगी जिसके लिए दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे। अगर फोर्स इससे ज्यादा हो गई तो दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव नहीं करेंगे, फोर्स इससे कम रही तो ब्लॉक्स एक साथ मूव करते रहेंगे। ठीक है, यहां से आप इस रिलेशन को μ1 के लिए भी लिख सकते हो, μ1 के लिए, और ये रिलेशन हो जाएगी F max अपॉन m प्लस m मतलब टोटल मास इनटू g, और ये μ1 की मिनिमम वैल्यू होगी। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस की मिनिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करें फॉर अ गिवन फोर्स F। अब उस टाइम पर फोर्स गिवन होगी ये वाली, ठीक है, उस टाइम पर ये फोर्स गिवन होगी, तो आप उस टाइम के लिए यहां से इसके नीचे से ये मैक्स हटा सकते हैं, इसको हटा दीजिए। अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है तो F गिवन होगा, और अगर F मैक्स निकालना है तो μ1 गिवन होगा, फिर μ1 गिवन होगा। ओके, तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है कि F मैक्स की एक वैल्यू, F की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है F मैक्स, जिससे आगे आपने इसको अगर फोर्स लगा दिया तो ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव नहीं करेंगे, तो हम फिर इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ भी पूछे आंसर कर देंगे। अब ये टॉपिक अच्छे से और समझ में आएगा अगर हम कुछ क्वेश्चंस कर लें। नॉर्मली मैं अपनी क्लासेस में, ये जो मैं क्लासेस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस हैं, क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज का कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये तभी बनेगा जब मैं आपके साथ अभी क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस करके देखते हैं कुछ। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, चलिए हम, कि मेरे पास एक ब्लॉक है 4 kg का और दूसरा ब्लॉक है 8 kg का। ठीक है, और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1 वो 0.3 है, और नीचे वाला जो सरफेस है वो स्मूथ है, मतलब वहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है नहीं, 0 है, स्मूथ सरफेस। अब मैंने यहां पर एक फोर्स लगा दी है इन दोनों ब्लॉक्स को मूव करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें, उसके लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F so that the two blocks move together। ठीक है ना, अब इसको कैसे करना है आपको मैंने क्या बताया। पहला स्टेप
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकालो। दूसरा स्टेप मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो उस ब्लॉक का जिस ब्लॉक को सिर्फ फ्रिक्शन की फोर्स मूव कर रही है। और तीसरा स्टेप उस एक्सेलरेशन को पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बनाकर पूरे सिस्टम पर लगने वाली मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट कर दो। ठीक है ना। देखो ये फर्स्ट स्टेप था कि हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन निकाली। सबसे पहले हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकाली, सेकंड स्टेप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन निकाला और थर्ड स्टेप फिर ये था। सो दीज आर द 3 स्टेप्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऐसे ही पढ़ना है। पहले हम क्वेश्चन को पूरा डिटेल में करेंगे और क्या हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, वो भी देख लेंगे। देखो अब दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। 4 kg वाले ब्लॉक के लिए नीचे फोर्स लगेगी 4 × G, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N1, इसको सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन मूव कराएगा F1 और मान लीजिए उसका एक्सेलरेशन आएगा A1। एंड द सेकंड ब्लॉक इज हैविंग अ मास ऑफ 8 kg, इसके ऊपर बाहर से F फोर्स लग रही है और नीचे वाला सरफेस स्मूथ है तो वहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन ऊपर वाले सरफेस पर ये फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा होगा एंड दैट फ्रिक्शन इज आल्सो F1। एक्शन रिएक्शन फोर्स आप इसको कह सकते हो। ठीक है, यहां पर इसको 8 × G इसका वेट और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है 4G, उसका वेट है 4 × G। इन दोनों के बदले इसको सरफेस से अपने नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा N2। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत बना चुके हैं, आज भी दोनों फ्री बॉडी डायग्राम हो गए और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा A2। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है F1, वो क्या होगी μ1 N1 और N1 कितना है 4G। तो μ1 की वैल्यू बेटा μ1 की वैल्यू 0.3 है 0.3 और N1 की वैल्यू है 4 × G। G की वैल्यू 10 ले लेते हैं अपने क्वेश्चंस में, आज हम अपनी पूरी क्लास में G की वैल्यू 10 लेते रहेंगे। तो ये हो गया 4 × 3 = 12। F1 की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है 12 न्यूटन। अब यहां से ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यहां के बाद सेकंड स्टेप कि मैं उस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालूंगा जो सिर्फ फ्रिक्शन से मूव कर रहा है। वो कौन सा ब्लॉक है, डेफिनेटली ऊपर वाला ब्लॉक है, उसको सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ही मूव कराएगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक, वो भी मैक्सिमम, कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का कितना हो सकता है। उसको मान लीजिए A1 मैक्स और एक्सेलरेशन क्या होगा, उसके ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स F1 मैक्स अपॉन उसका मास m, स्मॉल m। तो अकॉर्डिंगली क्या हो गया, F1 मैक्स इज 12 न्यूटन और उसका मास कितना है 4, तो 12/4 इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से ये मूव नहीं करेगा। सेकंड स्टेप हो गया, आपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि अगर ये सिस्टम एक साथ मूव करेगा तो ये फोर्स इस सिस्टम को, जिसका मास 8 + 4 12 kg है, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव नहीं करा सकता। अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से ये फोर्स मूव कराना चाहेगी तो क्या होगा, दोनों ब्लॉक्स अलग अलग हो जाएंगे ना। नीचे वाला ब्लॉक तेजी से निकल जाएगा, ऊपर वाला ब्लॉक पीछे रह जाएगा। तो इट मींस अब मुझे फॉर कंप्लीट सिस्टम ये रूल यूज कर लेना है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो कि F मैक्स होगी, F मैक्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो कितना है 8 + 4 12 इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, और वो ये वाला आएगा A1 मैक्स। तो 12 × 3 मैक्सिमम फोर्स मुझे मिल गई है 36 न्यूटन। क्या मतलब है इस रिजल्ट का, इस रिजल्ट का मतलब मेरे लिए ये है कि द टू ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर इफ F is less than or equal to F max 36 न्यूटन। अगर F इससे ऊपर निकल गया then the two blocks will not move together। लिख लो, इसको लिख लो आप, if applied force F is less than or equal to F max जो अभी 36 न्यूटन आया है, then the two blocks will move together। Otherwise if applied force is greater than this F max the two blocks will move separately। फिर इनका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। क्या अगर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा तो क्या हम वो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, वो भी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सारे केसेस आज हमें करने हैं, सारे केसेस हमें करने हैं। तो बेटा ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो। इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा अभी, ठीक है ना। क्वेश्चन धीमे धीमे करेंगे, आराम से करेंगे। अब आप देखिए आगे
क्या मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगा सकता हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल लगा सकता हूँ, अगर आपका मन है तो लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। एफ मैक्स कितना है? m प्लस एम म्यू वन जी। चेक करो, एफ मैक्स m प्लस एम 12 है, म्यू वन कितना है? 0.3। 12 इंटू 0.3 इंटू जी मतलब 10। 12 इंटू 0.3 इंटू 10, 12 3 36, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन याद रखिए जब आप इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो आपका डायग्राम यही होना चाहिए, नीचे वाला सरफेस स्मूथ, ऊपर वाले सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, और फोर्स जो एक्सटर्नल लग रही है वो नीचे वाले ब्लॉक पर ही लग रही हो। ओके, इस बात का फिर आपको ध्यान रखना होगा। ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाएंगे, वैसे क्वेश्चंस भी कर लेंगे। चलिए, अब मुझे समझ में आ गया कि अगर कुछ ऐसा सिस्टम है 8 kg और 4 kg का, जिनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, तो मैक्सिमम फोर्स 36 न्यूटन होगी इस सिस्टम को एक साथ ले जाने के लिए। इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो दोनों ब्लॉक्स अलग अलग हो जाएंगे, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें इससे ज़्यादा फोर्स गिवन होगी, और फिर एक्सेलरेशन दोनों का क्या आएगा वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बना लेते हैं एक, कि मेरे पास दोनों ब्लॉक्स हैं वही, मैं चेंजेस नहीं करूंगा जिससे कि चीज़ें अच्छे से समझ में आती रहें। नीचे वाले ब्लॉक पर जो फोर्स लगाई गई है वो अब मैंने दे दी है आपको 48 न्यूटन। यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू वही है, म्यू वन इज इक्वल टू 0.3, और नीचे वाले सरफेसेस स्मूथ हैं तो म्यू टू की वैल्यू 0 है अभी। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड फ्रिक्शन एक्टिंग। फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो भी बताओ, और एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक बताओ, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताओ, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा आप वो फोर्स फाइंड आउट करो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए दोनों ब्लॉक्स एक साथ जा सकते हैं। सबसे पहला काम मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, वो वाली मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए दोनों ब्लॉक्स एक साथ जा सकते हैं, तो वो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट अभी हमने पीछे करी है, यही करा है ना सारा, वो हमें पता है अब 36 न्यूटन है ना। सेम क्वेश्चन चल रहा है सारा, वही इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दिया बेटा, इसी को एक्सटेंड कर दिया बस। अब अप्लाइड फोर्स 48 न्यूटन गिवन है, पहले ये गिवन नहीं थी, आपसे पूछा था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओगे दोनों ब्लॉक्स एक साथ जाएं, दैट इज 36 न्यूटन। अब हमें फोर्स मिल गई है 48 न्यूटन, तो अब हमें पता है कि जो फोर्स है 48 न्यूटन, जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेटर देन है मैक्सिमम वैल्यू से, और वो मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 36 न्यूटन है, हमने अभी भी कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इट मींस ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली। अब ब्लॉक्स अलग अलग मूव करेंगे, इसका मतलब है सेपरेट मोशन होगा। अब देखो, अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर ये अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो रही है, तो बेटा यहां पर जो अब फ्रिक्शन लगेगा ना दोनों सर्फेसेस के बीच में, वो मैक्सिमम ही लगेगा। ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं लग सकता, वो मैक्सिमम लगेगा, और वो मैक्सिमम फ्रिक्शन हमने अभी कैलकुलेट किया था, एंड दैट इज मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 12 न्यूटन, और उससे हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी निकाला था 3। तो इसकी तो कंडीशन सारी यही रहेंगी, इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, इसकी कंडीशन यही रहेंगी, क्योंकि अब इस पे इससे ज्यादा फोर्स तो लग नहीं सकती। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पर 12 न्यूटन ही लग सकती है, और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अंदर सिर्फ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही एक्सेलरेशन ला सकता है, तो इसका एक्सेलरेशन तो यही रहेगा। आप चाहो तो दोबारा लिख लो, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज सॉल्यूशन वही है जो पीछे है, F1। तो अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F1 ही है, क्योंकि मोशन हो रहा है ना। जब मोशन होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से थोड़ा कम, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग दिए हो। अलग अलग नहीं दिए हो तो वही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप स्टैटिक में भी यूज कर लो और काइनेटिक में भी यूज कर लो। तो F1 मैक्स, ठीक है, वो हो जाएगा μ1 n1, μ1 की वैल्यू 0.3, n1 की वैल्यू 4g, तो 0.3 इंटू 4 इंटू जी मतलब 10, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 12 न्यूटन। इतनी फोर्स लगेगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 12 न्यूटन। इससे जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बना 12 न्यूटन अपॉन उसका मास बोलिए बेटा 4, तो 12/4 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक तो आ गया, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक, एक आंसर तो हमारा आ गया है। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक, तो उसका एक्सेलरेशन उसके फ्री बॉडी डायग्राम से निकाल दो। 8 kg वाला ब्लॉक, नीचे इसका मास
इंटू जी 8g, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है ना तो 4g भी इसे फील होगा। इन दोनों के बदले इसको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा n2। यहां पर एक फ्रिक्शन लग रहा है F1 जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लग रहा है, बिकॉज अब मोशन हो रहा है ना। तो अब ये अप्लाइड फोर्स F की वैल्यू दी है 48 न्यूटन। अब इसका एक्सेलरेशन आपको पता करना है। मान लो इसका एक्सेलरेशन है a2, तो इसके लिए आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाओ ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन में, यूजिंग सेकंड लॉ। वो क्या कहता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी है 48 माइनस F1 मैक्स, वो कितना है 12। 48 माइनस 12 इज इक्वल टू इसका मास कितना है बच्चों, इसका मास है 8 इनटू इसका एक्सेलरेशन मैंने माना है a2। तो 48 माइनस 12 36 अपॉन 8 इज a2, और a2 की वैल्यू आ गई 36 अपॉन 8, 8 4 32, 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो दोनों का एक्सेलरेशन आ गया, दोनों का एक्सेलरेशन पूछा था, और फ्रिक्शन भी पूछा है। तो फ्रिक्शन ये रहा, दोनों तीनों आंसर हमारे आ चुके हैं। दीज आर द 3 आंसर, नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आप जैसा भी इनको बोलो। ठीक है, तो क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, क्वेश्चंस होंगे, ऐसे ही होंगे। यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को करने का, और कुछ नहीं है। ठीक है ना। अगर आपको जरा सा भी कहीं पे कोई लग रहा है कि कुछ छूट गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको मैं फिर एडवाइस करूंगा, आप क्वेश्चन को दोबारा से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन में ही हम एक और चेंज करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि अगर ये फोर्स 48 न्यूटन जो है, वो मैक्सिमम फोर्स जो 36 न्यूटन है, अगर उससे कम मिल जाए तो क्या होगा, देखते हैं। क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते जा रहे हैं बच्चों। 4 kg वाला ब्लॉक, नीचे 8 kg वाला ब्लॉक। अब जो फोर्स लग रही है वो मान लो 30 न्यूटन लग रही है, 30 न्यूटन। नीचे वाला सरफेस स्मूथ है हमेशा की तरह, और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 की वैल्यू है 0.3। ठीक है, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल देखिए। अब क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स है जो 36 न्यूटन है, जिसके लिए दोनों ब्लॉक एक साथ जा सकते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम है ना ये फोर्स, उससे कम है, तो अब भी ये दोनों ब्लॉक एक साथ जाएंगे, है ना। अब भी ये ब्लॉक एक साथ जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों ब्लॉक एक साथ जाएंगे तो फिर दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा। अब इस सिस्टम को आप पूरा एक ही मान लो ना, 4 + 8 12 kg का सिस्टम है, और फोर्स लग रही है 30 न्यूटन। नीचे सरफेस पे कुछ है नहीं, इस वाले सरफेस पे जो भी कुछ है वो इनका इंटरनल मैटर है। इंटरनल फोर्सेस विल एड अप टू 0। तो एक्सेलरेशन जो कॉमन है दोनों ब्लॉक्स के लिए, अभी ये कॉमन एक्सेलरेशन होने वाला है, वो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स एक्टिंग अपॉन टोटल मास 30 अपॉन 12, 12 2 24, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इन दोनों के लिए कॉमन एक्सेलरेशन रहेगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन कहे कि भाई इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है, ये भी बता दो। फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M2, या बिटवीन 4 kg ब्लॉक एंड 8 kg ब्लॉक, ये भी बता दो कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो आप उस वाले ब्लॉक पर जाओ जो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है, और वो ब्लॉक है 4 kg वाला ब्लॉक। उस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, और चेक करो कि इसका एक्सेलरेशन कितना भी अभी आपने निकाला है, वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी एक्सेलरेशन से चल रहा है ना ये, ठीक है, इसी एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो अब आपको इसके लिए क्या कर देना है, यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगने वाली इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, और वो है सिर्फ और सिर्फ F1। इसका मास है 4 kg, इसका एक्सेलरेशन है 2.5, तो 4 इंटू 2.5, 10 न्यूटन फ्रिक्शन इस पे लग रहा है। ये आंसर आ गया आपके फ्रिक्शन का, 10 न्यूटन फ्रिक्शन। देखो ध्यान से देखो, अब ये फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम है। ये चेंज हुआ है कि अगर आपने अपनी फोर्स को 36 न्यूटन से कम कर दिया, तो अब कम फ्रिक्शन की जरूरत है इन दोनों को साथ ले जाने के लिए। अब 12 न्यूटन की जरूरत नहीं है, 12 न्यूटन तो उसका मैक्सिमम फ्रिक्शन है। ठीक है, तो कम फ्रिक्शन से भी ये साथ चल पड़ेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो सीखा है इन सारे क्वेश्चंस में, वो क्या सीखा है, वो हम ये देख रहे हैं बेटा। देखिए कि जो भी आपकी मैक्सिमम फोर्स होती है, मैक्सिमम फोर्स, अगर उससे कम फोर्स आप लगाओगे तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो दोनों अलग अलग मूव करेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। अब थोड़ा सा
इसको हम डिफरेंट करने वाले हैं, नीचे वाली सरफेस को भी रफ बनाने वाले हैं। चलो नीचे वाले सरफेस को रफ बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या चीजें होने वाली हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं फिर से आपके सामने फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लेता हूं। अपर ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, लोअर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, नीचे वाला सरफेस भी रफ है इस बार, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है, ऊपर वाला सरफेस भी रफ है और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है और ये लग रही है फोर्स, ठीक। अब नीचे वाले सरफेस पे भी फ्रिक्शन आ गया है, तो अगर नीचे वाले सरफेस पर भी फ्रिक्शन आ गया है तो मैं जब इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो आप ध्यान से देखो क्या होने वाला है। M, इसको तो सिर्फ फ्रिक्शन ही चलाएगा ना, F1, और कोई तो चलाएगा नहीं, बाकी इसका वेट नीचे लगेगा और इसको नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा N1। इस वाले ब्लॉक को देखो, इसका क्या होगा। अब इसको फ्रिक्शन ऊपर वाले सरफेस से भी मिल रहा है F1 और नीचे वाले सरफेस से भी मिल रहा है F2, और इसको ये वाली फोर्स मूव कराने के लिए लगेगी, एंड इसका मास है कैपिटल M और इसका कैपिटल mg भी लगेगा साथ में और स्मॉल mg भी लगेगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इसके बदले का नॉर्मल रिएक्शन N2, ठीक। तो फिर से क्या करना है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकाल देनी है उस ब्लॉक के लिए जो ब्लॉक सिर्फ फ्रिक्शन से मूव करता है, फर्स्ट स्टेप, एंड दैट इज μ1 N1 एंड दैट विल बी μ1 M1 G। यही होगा ना मैक्सिमम फ्रिक्शन, ये मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल दिया है। सेकंड स्टेप में इस मैक्सिमम फ्रिक्शन से इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो, जैसे पहले भी करा था। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो μ1 M1 G है अपॉन उसी का मास M1, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक मूव नहीं कर सकता, इससे ज्यादा, क्योंकि इससे ज्यादा इसको फोर्स नहीं मिलेगी ना ये वाली, तो इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक मूव नहीं कर सकता। अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें, तो इसका एक्सेलरेशन भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता। A2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, A1 मैक्स हो जाएगी। तो मैं कंप्लीट सिस्टम के लिए अगर चीजों को लगा दूं तो कंप्लीट सिस्टम पे कितनी फोर्स लग रही है, एक तो ये लग रही है F, और इसको अपोज कौन करेगा, इसको अपोज सिर्फ ये करेगा, क्योंकि F1 तो आप ध्यान से देखो, F1 मैं रेड कर देता हूं इसको, ये तो इंटरनल फोर्सेज हैं, पीछे भी लग रही है आगे भी लग रही है, ये इंटरनल फोर्सेज हैं, ठीक है। तो कंप्लीट सिस्टम के लिए F माइनस F2 इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो अभी आपने कैलकुलेट करा है। समझ गए ना, ये कंप्लीट सिस्टम के लिए क्या हो गया, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, सिस्टम मतलब ये पूरा सिस्टम, M प्लस M, इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स ये लग रही है और माइनस क्या लग रही है F2। भाई F1 तो पीछे और आगे लगेंगे, इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है ना। तो यहां से क्या आप कैपिटल F निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हो। देखो M प्लस M इंटू A1 मैक्स इसकी वैल्यू प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये मेरे इस वाले फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है जिसके लिए ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। इससे ज्यादा फोर्स लग गई तो ये अलग अलग मूव करेंगे, इनका एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। चलिए इसका भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं फटाफट। देखिए आगे देखते हैं, 4 kg ब्लॉक, 8 kg ब्लॉक। अब नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन की वैल्यू μ2 ले रहे थे ना, इसको μ2 की वैल्यू मैं मान लेता हूं 0.1 है, और यहां पर वही वैल्यू जो चल रही है μ1 की वैल्यू दैट इज 0.3, ये फोर्स है। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि ये फोर्स कितनी होनी चाहिए सो दैट द टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F so that two blocks move together, दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव कराएंगे, ठीक है। तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे 4 इंटू जी, ऊपर इसको नॉर्मल रिएक्शन मिल गया, इधर तो सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही मिलेगी ना F1, और कुछ तो नहीं लग रहा है इसके ऊपर, नहीं लग रहा है। और दूसरे वाले बॉडी का डायग्राम भी बना लो, 8 वाले का, इसको 8G मिलेगा नीचे, और साथ में इसके ऊपर रखा है 4G वाला ब्लॉक, उसको भी मिलेगा। इन दोनों के बदले का नॉर्मल रिएक्शन N2। इधर हमने फोर्स लगाई दी है, लेकिन इसको दो फ्रिक्शन अपोज करेंगे, एक ऊपर वाले सरफेस पर F1 और एक नीचे वाले सरफेस पर F2। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देखने वाली, वो ये है कि अगर आपको ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कराने हैं, एक साथ मूव कराने के लिए
अब ये वाला ब्लॉक इन दोनों फोर्सेस की वजह से अपोज हो रहा है, इसको आप ध्यान में रखें, बस ये एक्स्ट्रा आ चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फिर से वही फर्स्ट स्टेप कि जो ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन से मूव कर रहा है उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ढूंढ लो, और वो है μ1 n1, और उसकी वैल्यू है 0.3 इंटू n1 की वैल्यू है 4 इंटू जी की वैल्यू 10। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन दिस ब्लॉक 12 न्यूटन ही आ रहा है जैसा पहले था। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन इसका आ जाएगा 12, इसके ऊपर तो 12 फोर्स लग रही है ना, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकालना है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 12 अपॉन इसका मास 12/4 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन इसका नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि सिस्टम एक साथ जाए, तो सिस्टम अगर एक साथ जाएगा तो मैं कंप्लीट सिस्टम के लिए, नाउ फॉर कंप्लीट सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम क्या है, कंप्लीट सिस्टम बेटा ये है 4 kg का ब्लॉक 8 kg का ब्लॉक, उस पे F फोर्स तो इसको ले जाने के लिए लग रही है, लेकिन इस सिस्टम पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो F2 है बाहर से जो लग रहा है, बाकी यहां पर जो F1 फोर्स इधर और इधर थी वो तो इंटरनल है, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब यहां से मैं अगर इसके लिए सेकंड लॉ लगा दूं, सेकंड लॉ लगाने पर F माइनस F2 की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मोशन होगा तो F2 की मैक्सिमम वैल्यू काम करेगी, इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ये सिस्टम एक साथ जाएगा वो है A1 मैक्स, जो अभी 3 आपने वैल्यू निकाली है ये वाली। तो देखो F2 की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहां पर F2 की मैक्सिमम वैल्यू कहां से लाऊं, F2 की मैक्सिमम वैल्यू, F2 की मैक्सिमम वैल्यू होगी μ2 इंटू N2, μ2 कितना है 0.1, N2 कितना है, N2 है 12G, देखो 8G प्लस 4G 12G, G मतलब 10, तो ये हो गया 12 न्यूटन, F2 की वैल्यू 12 न्यूटन है। तो F माइनस 12 इज इक्वल टू 12 3 जा 36 माइनस 12 उधर जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, 36 प्लस 12 48 न्यूटन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिसके लिए दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। अब इससे ज्यादा फोर्स लगा दी तो ये ब्लॉक एक साथ मूव नहीं करेंगे, अलग अलग मूव करेंगे। अलग अलग मूव करेंगे तो क्या उनका एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले निकाला है ना, बस पहले तो नीचे सरफेस अलग था, अब सरफेस फ्रिक्शन वाला है, पहले सरफेस कैसा था, स्मूथ था, अब फ्रिक्शन वाला सरफेस है। तो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी, देखते हैं, छोड़ना कुछ नहीं है आज, सब कुछ समझ लेना है, ठीक है। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर लग रहा है मुझे, आपको भी लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 kg ब्लॉक 8 kg ब्लॉक, 48 न्यूटन तो मैक्सिमम फोर्स है ही ना इन दोनों को एक साथ ले जाने के लिए, उससे ज्यादा लगाऊंगा तो अलग अलग मूव करेंगे, चेक कर लेते हैं। चलो मैंने लगाई है 60 न्यूटन की फोर्स, ठीक, उससे ज्यादा हो गई ना, और फ्रिक्शन वही है, μ1 की वैल्यू 0.1 और इसको μ1 लिख रहे हैं हम लोग, μ1 की वैल्यू 0.3 और μ2 की वैल्यू 0.1 है, ठीक। तो मुझे चेक करना है कि इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना है और इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है, और इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है, ये सब कुछ मुझे चेक करना है, ये सब कुछ मुझे कैलकुलेट करना है इनफैक्ट, ठीक है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इतना तो पता है कि 60 न्यूटन दिस फोर्स इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स फॉर विच ये सिस्टम एक साथ मूव करेगा, तो सिस्टम अलग अलग मूव करेगा, दे विल मूव, मतलब ये ब्लॉक्स अलग अलग मूव करेंगे, दे विल मूव सेपरेटली, दे विल मूव सेपरेटली मूव करेंगे। चलिए इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 4G नीचे इस पे वेट लग रहा है, देखो अब इस वाले ब्लॉक को तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही लेकर जाएगा ना F1, और क्योंकि मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन, और वैसे भी इस वाले सरफेस पे भी रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा मैक्सिमम, तो अब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन ही लगेगा यहाँ पर, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, दैट इज μ1 n1, और n1 की वैल्यू 4 इंटू 10 और μ1 की वैल्यू 0.3, तो 0.3 इंटू 4 इंटू 10 दैट इज F1 की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 12 न्यूटन, और ये फोर्स इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगा वो होगा F1 मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू, F1 मैक्सिमम वैल्यू अपॉन इसका मास दैट इज 4, तो 12/4। इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और
इन दोनों सरफेसेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आ गया 12 न्यूटन। ठीक है, तो मेरे पास एक एक्सेलरेशन आ चुका है और इसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक, अब मैं इसके बाद चेक करूंगा नीचे वाले ब्लॉक का, 8 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और उसको नीचे वाले सरफेस से फोर्स कितनी मिलेगी, फ्रिक्शन की फोर्स कितनी मिलेगी। तो यहां पर देखो, अब आपको सबसे पहले क्या चेक कर लेना है, 8 kg ब्लॉक कि ये फ्रिक्शन कितना मिलेगा। अगर ऐसा ना हो जाए कि ये फ्रिक्शन 60 न्यूटन से ज्यादा हो जाए, अगर ये ज्यादा हो गया तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर कोई नहीं मूव करेगा। समझ रहे हो इस चीज को। देखो आप, पूरा सिस्टम है और 60 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और अगर इस पूरे सिस्टम को मिलने वाला बाहर से फ्रिक्शन F2 की मैक्सिमम वैल्यू 60 से भी ज्यादा हो गई तो ये सिस्टम मूव ही नहीं करेगा, फिर ये आंसर्स भी गलत माने जाएंगे हमारे, फिर आप बोलेंगे सिस्टम इज नॉट मूविंग, बस इतना बोलेंगे फिर आप। चलो चेक कर लेते हैं, वैसे ये ज्यादा नहीं आने वाला है। देखिए इधर F2 मैक्स की वैल्यू निकालते हैं और इधर लग रही है 460 न्यूटन, नीचे 8G और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है 4G, वो भी ऐड हो जाएगा और इसको मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन N2। तो क्योंकि मोशन हो रहा है तो F2 की भी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर काम कर रही होगी। F2 की मैक्सिमम वैल्यू μ2 N2, μ2 का आंसर है 0.1, N2 है 8G प्लस 4G मतलब 12G, G का मतलब 10, तो F2 मैक्स हो गया है 12 न्यूटन। F2 मैक्स 12 न्यूटन है। ठीक है, 60 न्यूटन से ज्यादा नहीं है तो मोशन तो होगा। मेरे पास दूसरा फ्रिक्शन भी आ चुका है, ये भी मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है 8 kg ब्लॉक का, तो मैं उसके फ्री बॉडी डायग्राम को यूज करूंगा और 8 kg ब्लॉक के लिए 8 kg ब्लॉक मैं रिलेशन लिखूंगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू उसका मास 8 है इनटू उसका एक्सेलरेशन, वो मुझे कैलकुलेट करना है A2। तो एक्सटर्नल फोर्स उस पर कितनी लग रही है 60 माइनस F1 माइनस F2, 60 माइनस F1 माइनस F2 है ना। देखो माइनस F1 माइनस F2, तो 60 माइनस F1 वो 12 है, माइनस F2 वो भी 12 है, इज इक्वल्स टू 8A2। तो 60 माइनस 24 कितना बना 36, 36 अपॉन 8 कितना बना 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ चुका है। 4 आंसर्स हमारे कैलकुलेट हो गए, दोनों एक्सेलरेशन दोनों फ्रिक्शन। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे आते रहते हैं। ठीक है, अब जो हमें नेक्स्ट करना है वो क्या करना है, वो हमें ये देखना है कि अगर ये जो फोर्स लगती है अप्लाइड फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पर, अगर ये ऊपर वाले ब्लॉक पर लग जाए तो क्या होगा। उसको करने के लिए मैं देख रहा हूं कि वीडियो ऑलमोस्ट 40 मिनट से ऊपर होती जा रही है, तो इसके लिए हम एक पार्ट 2 बना लेते हैं। आज हमने पार्ट 1 करा है, पार्ट 1 में हमने क्या करा है 2 ब्लॉक सिस्टम, और 2 ब्लॉक सिस्टम में भी फोर्स एक्टिंग ऑन द लोअर ब्लॉक, लेकिन उसमें हमने दोनों चीजें करनी है कि लोअर सरफेस स्मूथ हो तो क्या होगा और रफ हो तो भी क्या होगा। ठीक है, इसके लिए मैं बहुत जल्दी पार्ट 2 भी डालने वाला हूं, उसको भी आप देखिएगा। पार्ट 2 में हम ये वाली फोर्स को ऊपर वाले ब्लॉक पर लगाएंगे तो चीजें कैसे चेंज हो जाती हैं उसके लिए हमें चेक करना होगा। ठीक, तो आई होप आज के कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। ओके, और नहीं समझ में आए तो वीडियो में बहुत मुश्किल चीजें बहुत सारी डिस्कस नहीं की गई हैं, आप एक बार फिर से इस वीडियो को चेक करें और दोबारा से चेक करेंगे तो दोबारा से आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा टिपिकल होता है टॉपिक इसको पहली बार समझने में, लेकिन फ्रिक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हैं तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी अगर आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेवल अभी जो मैंने आपको बताया ये मेंस वाला लेवल है, एडवांस वाला लेवल थोड़ा सा और ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, वहाँ पर 3 ब्लॉक भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। नीट में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं, नीट वाले बच्चों को मैं बोलूँगा कि आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लें सो दैट मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट करने में आपको टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि नीट वाले बच्चों के लिए क्या होता है टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं और टाइम थोड़ा कम रहता है। तो उस फॉर्मूले को आप याद करके चलें तो आपको मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद आप अगर वो सेपरेटली मूव कर रहे हैं तो उनका देख लो और एक साथ मूव कर रहे हैं तो उनका एक्सेलरेशन देख सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में जल्दी, अभी के लिए बाय।